हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 500 वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 4। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखा गया था? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1848 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखा गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1848 में। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसकी सहायता से? फ्रेडरिक एंगल्स की सहायता से। कब? 21 फरवरी 1848 को। और इसे प्रकाशित किया गया लंदन में जर्मनी में जन्मे क्रांतिकारी समाजवादियों के एक समूह द्वारा, जिसे कम्युनिस्ट लीग के नाम से जाना जाता है। और कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आधार वर्ष बेस ईयर का अर्थ है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए उस वर्ष का उपयोग किया जा रहा है जिसकी कीमतें हैं। द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। अब यहाँ से हम लोग 2 पॉइंट समझते हैं। जब हम लोग जीडीपी को मेजर करते हैं बेस ईयर पे या कांस्टेंट प्राइस पे, बेस ईयर पे मेजर करते हैं जीडीपी को, तो क्या मिलता है? रियल जीडीपी मिलता है। और जब हम लोग करेंट ईयर पे मेजर करते हैं, करेंट ईयर पे मेजर करेंगे जीडीपी को, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। उसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। जब जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे बेस ईयर पे, अभी बेस ईयर क्या चल रहा है? 2011-12, तो इसे क्या बोलेंगे? वास्तविक जीडीपी बोलेंगे, रियल जीडीपी। और जब हम लोग करेंट ईयर पे मेजर करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? नॉमिनल जीडीपी। अब एक टर्म आता है जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्या होता है? दिस शोज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जीडीपी ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इन बिटवीन द पीरियड एंड बेस ईयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू जीडीपी एट करेंट प्राइस डिवाइडेड अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यहाँ पे पी छूट गया है, कांस्टेंट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो, इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। जब हम लोग जीडीपी को मेजर करते हैं करेंट प्राइस पे, तो इसे क्या बोलते हैं? जब हम लोग जीडीपी को मेजर करेंगे किस पे? करेंट प्राइस पे, तो इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी। और जब हम लोग कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर पे मेजर करते हैं जीडीपी को, तो इसे क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। इसके अलावा वेनेजुएला में कोनुको के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का डायमेंशन आयाम नहीं है? तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसे जारी कौन करता है ग्लोबल लेवल पे? यूएनडीपी जारी करती है। और ये बेस्ड होता है 3 डायमेंशन पे, हेल्थ स्वास्थ्य, एजुकेशन शिक्षा एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स जीवन स्तर पे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? पूछ क्या रहा है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक करंट अफेयर का न्यूज है। नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार बहुआयामी गरीबी में रहने वाली भारत की आबादी का हिस्सा 2013-14 में 29.17% से गिरकर 2022-23 में कितना हो गया है? 11.28% होने का अनुमान है। तो ये आपको याद रखना है। नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार बहुआयामी गरीबी में रहने वाली भारत की आबादी का हिस्सा 2013-14 में 29.17% से गिरकर 2022-23 में कितना होने का अनुमान है? तो
0.28%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चीन के किस राजवंश ने ग्रेट वॉल का निर्माण शुरू किया था? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाए किन डायनेस्टी, किन राजवंश ने। कब स्टार्ट हुआ था? 220 BC में। और ये कब तक चला था? मिंग डायनेस्टी तक चला था। कब तक चला था कंस्ट्रक्शन? कंटिन्यूड अप टू द मिंग डायनेस्टी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी निश्चित अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय, प्राइसेस एंड मॉनेटरी इनकम दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित, अनचेंज। यदि किसी निश्चित अवधि में प्राइस और मॉनेटरी इनकम दोनों डबल हो जाए तो रियल जो इनकम होगा वो क्या होगा? अनचेंज रहेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डी डे वह दिन है जब, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मित्र देशों की सेना नॉर्मैंडी में उतरी, उसे क्या बोलते हैं? डी डे बोलते हैं। और डी डे किस दिन होता है? किस दिन ऐसा घटना हुआ डी डे? तो 6 जून 1944 को। 6 जून 1944 को डी डे के नाम से हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो एलाइड ट्रूप्स था लैंडेड ऑन द कोस्ट ऑफ नॉर्मैंडी। ठीक है, तो याद रखना है। बेसिकली यह क्या था? यह यूरोप को आज़ाद कराने और जर्मनी को हराने की शुरुआत थी। जो डी डे था ये कब हुआ था? डी डे किस दिन को कहते हैं? डी डे तो 6 जून 1944 को डी डे कहते हैं। और इस दिन हुआ क्या था? तो जो मित्र देश थे एलाइड ट्रूप्स लैंडेड ऑन द कोस्ट ऑफ नॉर्मैंडी। और ये क्या था? बेसिकली यूरोप को आज़ाद कराने और जर्मनी को हराने की शुरुआत थी। और जर्मनी को हराने की शुरुआत थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद पूंजी निर्माण के कारण उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकती है। डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। यहाँ पे आउटपुट का मतलब हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ से। यहाँ पे आउटपुट का मतलब हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी है ना वो हाई सेविंग इकोनॉमी है, कैपिटल फॉर्मेशन के बावजूद भी क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा है? अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में या आउटपुट में। तो इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। COR का मतलब क्या हुआ? कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो जब हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो रहेगा तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेविंग एंड द कोरस्पॉन्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? G मल्टीप्लाई बाई C इक्वल टू S। अब देखो क्या होता है, G मल्टीप्लाई बाई C इक्वल टू S। G क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है। S क्या है? सेविंग है। और C क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशियो है। तो G इक्वल टू लिख सकते हैं S अपॉन C। अब आपकी सेविंग तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन C क्या है? C आपका क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशियो है, COR है। C आपका है COR। जब ये ज़्यादा रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा, सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होगा किसमें? इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो यही कारण है। कारण क्या पूछा है कि किस कारण से? तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस वर्ष नेपोलियन प्रथम ने स्वयं को फ्रांस के सम्राट के रूप में ताज पहनाया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1804 में। किस वर्ष नेपोलियन प्रथम ने स्वयं को फ्रांस के सम्राट के रूप में ताज पहनाया? तो 1804 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विकास की सीमा लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है?
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्लब ऑफ रोम ने। विकास की सीमा, लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्लब ऑफ रोम ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिमोनोसेकी की संधि किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुई? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन और जापान के बीच। सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन और जापान के बीच। शिमोनोसेकी की संधि किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुई? तो चीन और जापान के बीच। अच्छा, इसमें जीता कौन था? बेसिकली इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ था? पीस ट्रीटी था ये, जापान और चाइना के बीच। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1895 को। और इस ट्रीटी ने एंड किया था सीनो जापानीज वार को। इस ट्रीटी ने एंड किया था सीनो जापानीज वार को। कौन सी ट्रीटी? शिमोनोसेकी की संधि ने। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1895 को। किनके बीच? जापान और चाइना के बीच। और इसमें जीत किसकी हुई थी? जापान की। जीत किसकी हुई थी? जापान की। इस संधि के द्वारा चीन ने कोरिया पर जापान का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। किस संधि के द्वारा? शिमोनोसेकी की संधि के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी पारंपरिक पद नाम के बिना एक निरंतर अवधि में वस्तुओं के एक या छोटे समूह की कीमत में वृद्धि को क्या कहा जाता है? द प्राइस राइज ऑफ वन या ए स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज ओवर ए सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ए ट्रेडिशनल डेजिग्नेशन इज कॉल्ड। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। द प्राइस राइज ऑफ वन या ए स्मॉल ग्रुप ऑफ commodities over a sustained period of time without a traditional designation is called तिरछा मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्क्यूफ्लेशन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। प्याज और टमाटर की कीमत बढ़ने से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती है, जबकि अन्य वस्तुओं की कीमतें जस की तस बनी हुई है। तो ये आपका क्या हुआ? स्क्यूफ्लेशन हुआ। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किससे हुई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी राजकोष का दिवालियापन। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किससे हुई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी राजकोष का दिवालियापन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? तो क्रीमियाई युद्ध से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्रीमिया या क्रीमियाई युद्ध से, क्रीमिया वार से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार नहीं है? तो सबसे पहले यहाँ से कुछ पॉइंट देख लेते हैं। एक आपका होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, और एक आपका होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है वो समझ लेते हैं। जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है ये आपका सप्लाई एंड से होता है, और जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये डिमांड एंड से होता है। एग्जाम्पल के लिए आप सरिया खरीदने के, ठीक है, तो सरिया में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है इस पे टैक्स बढ़ गया। जो सरिया में रॉ मटेरियल यूज़ होता है इस पे टैक्स बढ़ा, जिसकी वजह से सरिया का प्राइस है वो क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो एक किस एंड से महंगाई बढ़ी है? सप्लाई एंड से। रॉ मटेरियल इंक्रीज हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलेंगे। महंगाई कैसे भी हो सकती है, जैसे कि लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो गया, या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हुआ, हाई टैक्स लग गया होगा, हाई इंटरेस्ट रेट लगा होगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगेगा। इस सब किसके कारण है? ये कॉज है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण क्या होता है? जैसे आपका हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, मान लो सप्लाई सेम है, सप्लाई आपका क्या है? सेम है, लेकिन डिमांड क्या है? बढ़ गया है। डिमांड बढ़ गया। अब डिमांड क्यों बढ़ेगा? पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, या लोगों में परचेजिंग पावर की कैपेसिटी बढ़ गई, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। तो ये सब क्या होता है? डिमांड पुश
डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है या इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो गई, तो ये डिमांड साइड की तरफ से है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार नहीं है। तो हाई टैक्स है, कच्चे माल की लागत, ये भी है, आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि ये नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चाहे क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो आपका आएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच ट्रिपल अलायंस समझौता किस वर्ष हुआ था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1882 में। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच ट्रिपल अलायंस समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1882 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनी वेज मौद्रिक मजदूरी को देखते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर बढ़ता है तो वास्तविक मजदूरी होगी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि रियल वेज और मनी वेज क्या होता है। एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो यहाँ कोई आदमी है, ठीक है, एक आदमी है कोई, इसकी सैलरी है 300 रुपये, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। कोई एक आदमी है, जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी है 300 रुपये, तो इसे हम लोग बोलेंगे मनी वेज। क्या बोलेंगे, मनी वेज बोलेंगे। अब ये आदमी गया कहाँ पे, दुकान पे गया, इसे गेहूँ खरीदना है या चावल खरीदना है, ठीक है, मान लो कि इसे गेहूँ खरीदना है, तो 100 पे गया और 100 पे गेहूँ का प्राइस क्या है, 10 रुपये पर केजी। अब ये कितना गेहूँ खरीद सकता है, इसकी सैलरी कितनी है, तनख्वाह कितनी है, 300 रुपये, जो मनी वेज कितना है, 300 रुपया है। अब ये 300 में अगर 10 रुपये केजी गेहूँ है तो 30 केजी गेहूँ खरीद सकता है। तो इसका रियल वेज कितना हो गया, इसका रियल वेज कितना हो गया, 30 हो गया। अब क्या होगा, इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ, गेहूँ आपका हो गया 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी आपका गेहूँ हो गया। अब देखो मनी वेज वही है। अब ये आदमी कितना गेहूँ खरीद सकता है, पहले कितना खरीदता था, 30 केजी, लेकिन अब गेहूँ कितना हो गया, 20 रुपये पर केजी। तो अब वो गेहूँ कितना खरीदेगा, 15 केजी। अच्छा, पहले कितना खरीदता था, पहले आपका ये खरीदता था 30 केजी, अब कितना खरीद रहा है, 15 केजी। मतलब मनी वेज तो वही है, 300 रुपया ही है, लेकिन रियल वेज कितना हो गया है आपका, ये रियल वेज कितना हो गया है, रियल वेज क्या हो गया है, 15 हो गया इसका। मतलब इसका परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गया है। पहले 30 केजी खरीद सकता था, अब कितना खरीद रहा है, 15 केजी। मतलब इसका रियल वेज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मनी वेज वही रहा, 300 रुपये ही, लेकिन जो रियल वेज है ना, इसका परचेजिंग पावर एक क्या हुआ, डिक्रीज हो गया है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो रियल वेज होता है ना, रियल वेज ये किस पे डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे, डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन। अच्छा, अब सरकार इसे कंट्रोल कैसे करेगी, अब ऐसा तो है नहीं। अब देखो, अगर इसको फिर से वही परचेजिंग पावर चाहिए तो इसकी सैलरी डबल करनी होगी, मतलब 600 रुपये करनी होगी। सेम परचेजिंग पावर के लिए इसकी सैलरी कितनी करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। मतलब पहले 300 सैलरी मिलती थी, अब कितना हो, 600, और गेहूं का प्राइस कितना हो गया है, 20 रुपये, तब जाके होगा इसका रियल वेज कितना, 30 होगा। लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, डबल हो जा रहा है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अब सरकार इसके लिए क्या कदम करती है, अब तनख्वाह मान लो कि 300 से बढ़ के हो गया कितना, अब 600 तो होगा नहीं, 300 से 450 रुपया इसकी सैलरी हो गई, ठीक है, 300 से बढ़ा के 450 कर दिया। और गेहूं की कीमत जो है, गेहूं की कीमत सरकार कैसे कंट्रोल करती है, गेहूं की कीमत 20 रुपये से कितना कर दिया, 15 रुपये। अब देखो इसका रियल वेज कितना होगा, तो अब सैलरी कितनी है, 450, गेहूं पर रुपये केजी कितना है, 15 रुपये पर केजी। अब वो गेहूं कितना खरीद सकता है, तो 450 में 15 से डिवाइड कर दो, 30 केजी गेहूँ खरीद सकता है। मतलब इसकी परचेजिंग पावर वापस आ गई। जो परचेजिंग पावर है
जो इसकी परचेजिंग पावर है ये क्या हो गई, वापस आ गई। मतलब इसका जो रियल वेज है कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये आपका होता है रियल वेज और मनी वेज। और एक फॉर्मूला होता है, जो रियल वेज होता है, रियल वेज इक्वल टू मनी वेज डिवाइडेड अपॉन प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन प्राइस लेवल। तो जब प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो रियल वेज क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। जब प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो रियल वेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शैडो कैबिनेट की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन से। शैडो कैबिनेट की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टैक्सेशन इज द टूल ऑफ, टैक्सेशन किसका टूल है? तो ये आपका है फिस्कल पॉलिसी का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टैक्सेशन किसका टूल है? राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने फ्रांस में आतंकवाद के शासनकाल रीजन ऑफ टेरर के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई? सही आंसर यहां पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मैक्सिमिलियन डी रोबेस्पियरे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, रीजन ऑफ टेरर कब से कब तक था? 5 सितंबर 1793 से 27 जुलाई 1794 तक। इसे क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ टेरर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्राइस इंडेक्स निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन से मापा जाता है? तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मुद्रा की क्रय शक्ति। अच्छा, आपको बताना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश एंटी कॉमिंट्रन संधि के सदस्य थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। जापान भी, इटली भी और जर्मनी भी। निम्नलिखित में से कौन सा देश एंटी कॉमिंट्रन संधि के सदस्य थे? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑल। तो सबसे पहले जो एंटी कॉमिंट्रन पैक्ट हुआ था जर्मनी और जापान के बीच, कब? 25 नवंबर 1936। फिर बाद में इटली भी इसमें शामिल हुआ, फिर बाद में इटली हो गए, जर्मनी और जापान हो गए। ये पैक्ट कब हुआ था? एग्रीमेंट 6 नवंबर 1937 को। और ये स्पेशली किसके अगेंस्ट था? सोवियत यूनियन के अगेंस्ट था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पॉवर्टी एस्टिमेशन से संबंधित समिति कौन सी है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, ऑल। अलग समिति भी, अच्छा अलग समिति कौन सी ईयर में बना था? 1979 में। 1979 में। तेंदुलकर समिति आपका बना था 2009 में। और लकड़वाला समिति ये आपका 1993 में। इसके अलावा एक आपका था रंगराजन समिति कौन से ईयर में? 2012 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डेटन समझौता एक शांति समझौता था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोस्निया और हर्जेगोविना में शांति के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये कब हुआ था? नवंबर 1995 में। डेटन एग्रीमेंट कब हुआ था? नवंबर 1995 में। डेटन समझौता एक शांति समझौता था बोस्निया और हर्जेगोविना में शांति के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सतत विकास का आधार है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल अप्रोच। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।